नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है भारतीय राजनीति में बढ़ रहा उत्तर दक्षिण विवाद। खासतौर पर तमिलनाडु की ओर से इस समय केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को खुली चुनौती दी जा रही है। और खास बात यह भी है कि यह विरोध महज राजनीतिक नहीं, वैचारिक और सांस्कृतिक है। इसका संबंध भारत के संघीय ढांचे से है, यानी राष्ट्र की, आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से है, भारत की एकता से है, जो सदियों के संघर्ष के बाद हमें हासिल हुई है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, जैसे कि आप केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को देख सकते हैं, आप डी.के. शिवकुमार को देख सकते हैं जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आप भगवंत मान को देख सकते हैं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। यह बैठक 22 मार्च को एम.के. स्टालिन ने बुलाई थी। और इस बैठक में न सिर्फ ये लोग बल्कि कई दलों के और नेता भी शामिल हुए। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन को भी वहां व्यक्त किया गया। उनकी ओर से समर्थन की बात कही गई। बीआरएस, शिरोमणि अकाली दल और इसके अलावा सीपीआई, कम से कम 10 दलों ने और भी इसका समर्थन किया। 7 राज्यों के करीब 14 नेता इसमें शामिल हुए। इसका महत्व यह है कि इन सारे लोगों ने जो केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ मोर्चा खोला और एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर फेयर डिलिमिटेशन, यानी परिसीमन सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई और एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि 25 साल तक परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देनी चाहिए। 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है। अब बार बार मैं परिसीमन कह रहा हूं तो आप शायद कुछ लोग इस बात को ना समझ पाए हों कि आखिर ये परिसीमन क्या है और क्यों ये सारा विरोध हो रहा है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि परिसीमन दरअसल होता क्या है। परिसीमन का अर्थ है किसी देश या राज्य में विधायी निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या पुनर्निर्धारित करना। इसकी जो प्रक्रिया है उसको परिसीमन कहा जाता है। यानी जब हम वोट देते हैं तो कहां से कितने लोग वोट देंगे, उसका क्षेत्र क्या होगा, लोकसभा का या विधानसभा का, उसको हम एक क्षेत्र में सीमित करते हैं और इस प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। यह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो। भारत में यह काम परिसीमन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के परिसीमन अधिनियम के तहत होता है। यानी बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिसीमन आयोग है, बाकायदा संविधान द्वारा निर्मित, और इसके आधार पर यह प्रक्रिया होती है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका उद्देश्य है एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को लागू करना और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन सुनिश्चित करना। आप जानते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित है। यानी एक वोट हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक वोट है और इस लिहाज से जो सभी हमारे नागरिक हैं वो बराबर हैं और वो सब मिलकर इस देश में एक सरकार चलाते हैं। उनका क्षेत्र क्या होगा ये परिसीमन आयोग तय करता है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुके हैं, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। इस समय जो परिसीमन हुआ 1971 की जनगणना के आधार पर, उसके ही आधार पर सभी राज्यों की सीटें निर्धारित हैं और इसके संदर्भ में 84वां संशोधन हुआ था 2001 में, जब कहा गया था कि अब सीटें बढ़ने का समय आ गया है, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है था 2026 तक। यानी लगातार एक ये विवाद होता रहा है कि परिसीमन
ना हो, क्योंकि उसमें खतरा है। खतरा यह है कि दक्षिण के राज्यों की जो शिकायत है कि उन्होंने तो जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम है उसको सफलतापूर्वक लागू किया है, कामयाबी पाई है आबादी को की बढ़त को रोकने में, लेकिन उत्तर के राज्यों ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां जनसंख्या ज्यादा है, अगर नई जनसंख्या या नई जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा तो इन राज्यों की लोकसभा सीटें बहुत बढ़ जाएंगी और जो दक्षिण की हैं वो कम हो सकती हैं, तो दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा और यह संघवाद के, यानी जो हमारा संघीय ढांचा है, संविधान की एक अनिवार्य जो बात है, उसके खिलाफ जाएगा कि दक्षिण के राज्यों का देश की राजनीति में प्रभाव सिर्फ इस वजह से कम हो जाए कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी पाई है और एक अच्छा काम करने की उन्हें सजा मिल रही है। तमिलनाडु ने विरोध का सबसे मजबूत झंडा उठाया हुआ है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हाल के दिनों पर कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना जो बिगुल है वो फूका है और इसका एक पूरा इतिहास है कि कैसे तमिलनाडु इस मुद्दे पर, खासतौर पर संघीय ढांचे के मुद्दे पर, केंद्र सरकार को चुनौती देता रहा है। अभी जो पूरा विवाद है उसमें एक तो संघीय ढांचा कमजोर होगा, डिलिमिटेशन से सीटें घटने का डर है, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक ये भी आरोप है तमिलनाडु का, एमके स्टालिन का, कि जो जीएसटी फंड्स हैं, यानी जब अब इस देश में, पूरे देश में जीएसटी लागू है, कर जीएसटी के जरिए आता है, तो पहले राज्यों को जो पैसा मिलता था वो अब केंद्र के पास जाता है और उसके बाद राज्यों को मिलता है। और तमिलनाडु का आरोप है कि 20,000 करोड़ रुपया उसका बकाया है, यानी तमिलनाडु सरकार के पास फंड की कमी हो जाती है सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार उसका पैसा समय पर नहीं देता है और यह संघीय ढांचे और संघवाद के खिलाफ है। और इस विरोध की एक और ऊंचाई आप देखिए कि जो अभी वक्फ संशोधन बिल आया है, जो जिस पर लोकसभा में बहस होनी है, वो गलत है, ऐसा कहते हुए 27 मार्च को विधानसभा में बाकायदा विरोध प्रस्ताव पास हुआ है। और तमिलनाडु का एक और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है, वो है एनईपी 2020, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जा रहा है, जिसे तमिलनाडु की ओर से खास तौर पर कहा जा रहा है कि यह दरअसल हिंदी थोपने का एक प्रयास है। आरएसएस बार बार हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान जैसे नारा अतीत में लगाता रहा है और आज तमिलनाडु का कहना है कि एक बार फिर मोदी सरकार हिंदी थोपने का प्रयास इस त्रिभाषा फार्मूले के जरिए करना चाहती है, क्योंकि यह मजबूर किया जा रहा है दक्षिण भारत के लोगों को कि वो 3 भाषाएं पढ़ें, यानी अपनी भाषा पढ़ें, हिंदी पढ़ें और अंग्रेजी पढ़ें, जबकि उत्तर भारत जो है, वहां के जो राज्य हैं, उनका काम सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी से चल जाता है। यहां के लोग कोई दक्षिण भारत की भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो ये वैसे तथ्य की भी बात है कि यहां पर दक्षिण भारत की भाषा की जगह लोगों ने संस्कृत पढ़ा और एक तरह से त्रिभाषा फॉर्मूला जो बहुत पहले से लागू है उसको धता बता दिया। और अब यही वजह है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, खास तौर पर तमिलनाडु के लोग, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये भाषा को थोपने की, हिंदी को थोपने की एक साजिश है। बीजेपी के वैचारिक स्रोत कहे जाने वाले आरएसएस ने संघीय ढांचे की जगह हमेशा केंद्रीय शासन को बेहतर माना है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातें या संसद में सेंगोल की स्थापना उसी चक्रवर्ती सम्राट की भावना का इजहार है। लेकिन तमिल भाषा और संस्कृति पर गर्व करने वाले तमिलनाडु ने बीजेपी को हमेशा आर्यों के नए आक्रमण की तरह देखा है। इस विरोध ने बीजेपी के लिए विंध्याचल पर्वत पार अपनी राजनीति को मजबूत करना मुश्किल बना रखा है। विंध्याचल आप जानते हैं भारत को भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर और दक्षिण। जाहिर है बीजेपी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का यह रुख पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए 22 मार्च को चेन्नई में हुई परिसीमन की बैठक का बीजेपी नेताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। लगातार बीजेपी नेताओं और एमके स्टालिन के बीच जुबानी जंग हो रही है।
जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज एजेंसी को जो बयान दिया है उस पर भी विवाद शुरू हो गया है। तो सबसे पहले देखिए बयान। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टालिन क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है। यानी योगी आदित्यनाथ ने जो भाषा को लेकर या परिसीमन को लेकर स्टालिन का रुख है उसकी कड़ी आलोचना की है, लेकिन जिस तरीके से विभाजन और वोट बैंक की बात की उसका स्टालिन ने क्या कहकर जवाब दिया। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें नफरत पर भाषण देना चाहते हैं, हमें बख्श दीजिए, ये तो राजनीतिक कॉमेडी हो गई। यानी स्टालिन बता रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ भी नफरत पर भाषण देंगे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि दरअसल दोनों जो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तो पूरी कोशिश ही रहती है हमेशा विभाजित करने की, खासतौर पर जिस तरह से वो धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं उसकी याद स्टालिन ने दिलाई है। यानी स्टालिन योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी वैचारिकी से जोड़ रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे जो संघ के लोग रहे हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय, जैसे गुरु गोलवलकर, जो लगातार एक केंद्रीय सत्ता, मजबूत सत्ता की पक्षधरता करते रहे और उनका हमेशा ये कहना रहा है कि जो राज्य हैं उनको ज्यादा ताकत देना ये देश के लिए ठीक नहीं है। जबकि स्टालिन कह रहे हैं कि वो अंध राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत हिंदी थोपी जा रही है। ये न्याय और स्वाभिमान की लड़ाई है, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर की तरह विंध्याचल पार करके दक्षिण में भी मजबूत राजनीतिक ताकत हासिल करने को बेकरार बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। खासतौर पर संघवाद की भावना का सम्मान करना चाहिए, वरना दक्षिण में उपराष्ट्रीयता से जुड़े अस्मितावादी आंदोलन तेज हो सकते हैं। वो याद दिला रहे हैं कि एक जमाने में अलग तमिल राष्ट्र का भी आंदोलन चल रहा था, थानी नाडु यानी अलग तमिलों का अलग देश, और ये मुद्दा आजादी के काफी बाद तक चलता रहा। बीती सदी यानी 20वीं सदी के 60 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन भी बहुत तेज था, तमाम लोगों की जान गई थी। उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसकी सूझबूझ से भाषा का विवाद भी सुलझा और अलग राष्ट्र की मांग भी खत्म हो गई। 1967 में जब अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके की सरकार बनी तमिलनाडु में, तो द्रविड़ राजनीति उसी के साथ देश की राजनीति की जो मुख्य धारा है उसका हिस्सा बन गई। लेकिन भाषा और संस्कृति के गर्व के मामले में डीएमके और एआईएडीएमके में कोई फर्क नहीं है। एआईएडीएमके जो बीजेपी के साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ नहीं होगी। तमिलनाडु में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं। दरअसल तमिलों के अंदर आर्यों के आक्रमण और तमिलों के साथ अन्याय की भावना गहरे धसी हुई है। तमिल को संस्कृत से ज्यादा पुरानी भाषा माना जाता है और इस बात का तमिलों में बहुत गर्व है। तमिल साहित्य में द्रविड़ पहचान और उत्तर भारत के प्रभावों के खिलाफ काफी कुछ लिखा जाता रहा है और आज भी लिखा जाता है। मसलन आप भारतीदासन जो बहुत महत्वपूर्ण कवि तमिल के हैं उनके बारे में उनकी एक कविता सुनिए। उत्तर के लोग आए हमारी धरती छीनी, आर्यों की सत्ता ने हमें गुलाम बनाया, तमिल भाषा हमारी आत्मा, दक्षिण हमारा अपना, शौर्य के साथ उठेंगे आजादी पाएंगे। ये जो भारतीदासन हैं 1891 में पैदा हुए, 1964 में उनका निधन हुआ। ये तमिल राष्ट्रवाद और जो द्रविड़ आंदोलन है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। पेरियार के विचारों से बहुत प्रभावित रहे और ये जो उनकी कविता है ये बताती है कि किस तरह आधुनिक काल में भी ये बात भरी हुई है कि दरअसल तमिलनाडु में या जो दक्षिण भारत है, जो द्रविड़ संस्कृति के लोग हैं, उन पर कभी आर्यों का आक्रमण हुआ था। माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व आर्य भारत आए और धीरे धीरे जंगलों को साफ करते हुए वे दक्षिण की ओर बढ़े। रामायण की कहानी भी हमें यही दिखाती है।
रामायण और महाभारत देश के दो महान महाकाव्य हैं। महाभारत में गांधार से लेकर और प्राग ज्योतिषपुर यानी आज का जो अफगानिस्तान कह लीजिए आप या ईरान का बॉर्डर कह लीजिए, वहां से लेकर असम तक के राजा मिलते हैं जो महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए। लेकिन रामायण में ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत के समय जो आर्यावर्त है उसकी पहचान जम्बू द्वीपे रेवा खंडे के रूप में की जाती रही है और आज भी जब पूजा पाठ होता है तो उसमें यह बात कही जाती है। जम्बू द्वीपे यानी जहां जामुन के पेड़ हैं वो द्वीप जम्बू द्वीपे, और रेवा यानी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उसकी सीमा है, इसके बीच को वो आर्यावर्त मानते रहे। जबकि हम जब रामायण को देखते हैं तो इसमें जो राम कथा है उसमें आर्य दक्षिण की ओर बढ़ते नजर आते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञों का नाश करने वाले जंगल निवासियों का संहार करते हैं। इस सामाजिक अध्ययन की वजह से यह भी माना जाता है, तमाम ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि रामायण की रचना दरअसल महाभारत के बाद की रचना है। जो मिथकीय काल विभाजन है उसमें त्रेता यानी राम कथा को महाभारत के द्वापर से पहले माना जाता है, लेकिन अगर आप कथानक का सामाजिक विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि महाभारत पहले की रचना है। बहरहाल पौराणिक कहानियों को छोड़कर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि जो भारत का मौजूदा नक्शा है और जो एकता है जिस पर आज हमें गर्व है, जिसके लिए तमाम कुर्बानियां और शहादतें हुई हैं, इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुए, ये एक नई चीज है। भारत का एक जो नक्शा है, ऐसा नक्शा अतीत में कभी नहीं था। आज की तरह उत्तर दक्षिण का जो प्रशासन है वो एक जगह से चलता रहा हो बिना किसी मार काट के, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये बात समझने के लिए हमें ईसा पूर्व के जो भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है जरा उसको देखना पड़ेगा। ये मौर्य काल है और अशोक के समय का ये नक्शा है। आप इसमें देखिए पूरा भारत आपको नजर आएगा, लेकिन दक्षिण भारत फिर भी इसमें नहीं है। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, यानी जब सिकंदर लौटा, एक साल बाद उसकी मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर साम्राज्य की स्थापना की जो 185 ईसा पूर्व तक चला। और ये जो नक्शा आपके सामने है ये अशोक के समय का नक्शा है। 272 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया था। भारत का महानतम सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म को खास तौर पर पूरी दुनिया में पहुंचाया, बड़ी भूमिका मानी जाती है अशोक की भारत की एकता और भारत को एक बड़ी ताकत बनाने में। लेकिन अशोक ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच बनाने में कामयाबी पाई थी। तमिलनाडु और केरल उसकी साम्राज्य से बिल्कुल बाहर थे। यानी अशोक के समय भी भारत इतना बड़ा एक प्रशासनिक इकाई नहीं था जैसा वो आज हमको दिखाई पड़ता है। अब आइए गुप्त काल में। गुप्त काल जिसे भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, जो 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे तमाम प्रतापी शासक रहे। लेकिन जब आप इस नक्शे को देखते हैं तो आप पाते हैं कि दक्षिण का बड़ा हिस्सा इस स्वर्ण युग वाले गुप्त काल में उनके अधीन नहीं है। चालुक्य और पल्लव खास तौर पर यह दक्षिण में स्वतंत्र रहे और गुप्त सम्राट उनको अपने अधीन नहीं ला सके। इसके बाद आप चलें तो सबसे बड़ा नक्शा हमें मिलता है मुगल काल में। और मुगल काल आप जानते हैं 1526 में बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके साथ मुगल पीरियड शुरू होता है। लेकिन ये अपने उरूज पर, शिखर पर पहुंचा औरंगजेब के समय, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। जीवन के अंतिम 27 बरस औरंगजेब ने दक्षिण में बिताए। वो लड़ता रहा लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसने मराठों से लड़ाई लड़ी, शिवाजी की लड़ाई आप जानते हैं, लेकिन बीजापुर जो आधुनिक कर्नाटक है और गोलकुंडा जो तेलंगाना है जहां, वहां पर भी उसने लगातार हमले किए जो मुस्लिम रियासतें थी। गोलकुंडा में तो उसने जामा मस्जिद भी गिरा दी थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो पूरे दक्षिण भारत में कब्जा नहीं कर सका। अब जब बड़ा नक्शा हम पाते हैं वो ब्रिटिश कालीन भारत का है।
ये आप नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में जो ये पीला भाग है, ये दरअसल वो जगह है जहां पर अंग्रेजों का शासन था, और जो आपको ये जो अलग अलग गुलाबी दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी तमाम रियासतें हैं। उस समय 550 से ज़्यादा रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के दरअसल साथ थी, और इसलिए वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी। जो ब्रिटिश साम्राज्य है उस समय का जो पूरा नक्शा है वो काफ़ी बड़ा है। वो तो बर्मा वगैरह सब उसके साथ थे, लेकिन हम यह मानते हैं कि भारत में काफ़ी कुछ प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश एक बड़े भूभाग पर, जो आज का नक्शा है, वहां पर वो कामयाब हुए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि एक राजा ताकतवर होता है, वो कब्जा करता है दूसरी रियासतों पर, और उसका जब वंशज कमजोर होता है तो देश टूट जाता है। ये इतिहास रहा है, और ये इतिहास मौर्यों के समय भी था, गुप्त पीरियड में भी यही था। एक दूसरे पर हमला करना, रियासत बढ़ाना, और फिर वंशज के कमजोर हो जाते ही साम्राज्य का छोटा हो जाना, ये पूरा इतिहास रहा है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी एक आंदोलन जिसके नायक थे महात्मा गांधी। ये पहली बार हुआ कि पूरा देश उनके नेतृत्व में जब खड़ा हुआ, तो जो कश्मीर का दुख है वो कन्याकुमारी के शोक से जुड़ गया, और शोक शक्ति बन गया, और शक्ति ने एक ऐसी संकल्पना पैदा की जिसने इस देश को एक संविधान दिया। पहली बार यह सोचा गया कि एक ऐसा भारत होगा जिसके केंद्र में कोई सम्राट नहीं, एक विचार होगा। वो विचार था लोकतंत्र का। एक ऐसा शासन होगा जिसमें हर नागरिक वोट देकर उस शासन को चुनेगा, उस सरकार को चुनेगा, और हर राज्य उसमें अपनी संस्कृति के साथ जीने के लिए आजाद होगा। यह देश राज्यों का संघ होगा। राज्यों की भाषा, उनकी संस्कृति को पूरा महत्व दिया जाएगा। हर नागरिक बराबर होगा, जाति, धर्म और क्षेत्र का कोई भेदभाव नहीं होगा। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जब पैदा हुई उपनिवेशवाद के विरुद्ध गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन में, तो फिर एक राष्ट्रीय एकता और एक राष्ट्रीय एकता का स्वप्न भी पैदा हुआ। और यही वजह है कि जो तमाम प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, वहां की जनता भी आंदोलित हुई, और उसने अपने शासकों को मजबूर किया कि वो भी इस नए भारत का हिस्सा बने। जबकि अंग्रेजों ने आज़ादी के समय यह प्रस्ताव दिया था कि जो तमाम रियासतें हैं वो जहां चाहें वहां जा सकती हैं, चाहे वो आज़ाद रहें, चाहे भारत के साथ जाएं, चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं। लेकिन जो आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, जो गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक चल रहा था, उसने ये संकल्प पैदा किया कि हमें अब राजशाही नहीं चाहिए, हमें कोई सम्राट, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए। और इस तरह से एक ऐसा देश बनाने में भारतीय कामयाब हुए जिसके केंद्र में दरअसल संविधान रहा है। एक ऐसा संविधान जो समता पर, स्वतंत्रता पर और बंधुत्व पर आधारित है। एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय गणराज्य का सिद्धांत हमारे भारत की एकता का आधार है। और इसलिए जब दक्षिण भारत के तमाम राज्य या इस देश के अलग अलग राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि केंद्र सरकार उन पर हमला कर रही है, उनके जो अधिकार हैं राज्यों को, उसको कमजोर कर रही है, तो ये भारत की एकता के कमजोर होने का खतरा पैदा करता है। ये चोट संविधान पर, ये चोट अगर होगी तो भारत की एकता खतरे में पड़ जाएगी। ये चोट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका फैसला आप करें। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ, और सुनते रहिए सच बताने का हमारा ये प्रयास। इससे जुड़े रहिए। नमस्कार।